हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानव केमिस्ट्री में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन आइकन को ज़रा ज़ोर से दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नॉर्मैलिटी, जिसको सीबीएसई लेवल पर बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते हैं, जिसकी बहुत कम जिसको स्टडी करते हैं, क्योंकि मोलारिटी 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 उनके दिमाग में छाया रहता है। तो आज हम जरा नॉर्मैलिटी को जरा समझेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद मोलारिटी। और न्यूमेरिकल्स को अगर हम नॉर्मैलिटी के थ्रू करें तो वो किस तरह से इजी हो सकता है इन कंपैरिजन टू मोलारिटी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक अपना नॉर्मैलिटी। तो देखिए, नॉर्मैलिटी क्या होती है एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद मोलारिटी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी को उसके साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, नॉर्मैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मैलिटी मींस डिनोटेड बाय एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute in 1 liter of solution, in 1 liter of solution। अगर आपको मोलारिटी आप जानते हैं, मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 liter of solution। मोलारिटी, 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल को मोलारिटी कहते थे, लेकिन नॉर्मैलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 liter of solution। अब दिमाग खराब ये हो जाता है कि व्हाट इज दिस ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या कहते थे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो आपने किया गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे मोलर मास यानी 1 मोल का मास मोलर मास होता है, इसी तरह 1 इक्विवेलेंट मास होता है। समझ लीजिए, मोल और इक्विवेलेंट को हम पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं, पैरेलल लेके जा रहे हैं, फिर देखेंगे कैसे दोनों अलग अलग होते हैं, फिर कैसे दोनों मिलेंगे। जैसे 1 मोल किसी सब्सटेंस के लिए मोलर मास होता है, इसी तरह 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। लेकिन अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, इसको भी जरा समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इक्विवेलेंट मास होता क्या है, जिसको हम इक्विवेलेंट वेट भी कह देते हैं, इक्विवेलेंट वेट। देखिए, जब बात किसी एलिमेंट की होती है, जब बात हम किसी एलिमेंट की करते हैं, तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? किसी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का वो मास विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कंबाइन विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। किसी सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से पूरी तरह रिएक्ट कर सके, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। या मास ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में सफिशिएंट हो, वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा। या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने में जो पूरी तरह से सक्षम होता है, पूरी तरह से रिएक्ट कर जाता है विद दिस मच ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है। जैसे NH3 में 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 ग्राम हाइड्रोजन, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन? देखो, नाइट्रोजन बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, और किसी भी सब्सटेंस का वो वेट विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कंबाइन विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन हो जाएगा 14/3। तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, बिकॉज इट इज रिएक्ट विद, इट इज सफिशिएंट टू कंबाइन विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। जैसे sulfur dioxide, calculate the equivalent weight of
सल्फर, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाला, नाउ लेट अस कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2। SO2 में आप सल्फर का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट 32 ग्राम सल्फर कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 8 ग्राम सल्फर। तो किसी भी सब्सटेंस का वो मास व्हिच इज जस्ट सफिशिएंट टू कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। तो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट आ गया है 8। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन H2S। तो यहां पर देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 32 ग्राम सल्फर, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 16 ग्राम सल्फर, सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इज 16 इन H2S। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फिक्स हो जाए, जो नहीं है। मोलर मास फिक्स्ड होता है, किसी सब्सटेंस का मोलर मास फिक्स्ड होता है क्योंकि वो 1 मोल का मास होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट तो कहानी में चेंज आता रहेगा बार बार। तो ये तो हमने एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखा कि आखिर डेफिनेशन कहती क्या है। जैसे कि अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड, तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक तरीका है। जैसे एलिमेंट का भी, कुछ एलिमेंट है जिनका इक्विवेलेंट वेट फिक्स है, जैसे सोडियम है तो इट इज ऑलवेज 23, मैग्नीशियम है तो इट इज 12, एल्यूमिनियम है तो इट इज 9। कैसे किया? इक्विवेलेंट वेट इज द मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो 24/2 12 आ गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो 27/3 9 आ जाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो 23/1 23 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का आप कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर वेट अपॉन इट्स वैलेंसी। बात कंपाउंड की हम कर रहे हैं, तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल सकता है कि जो भी उस कंपाउंड का मोलर मास है अपॉन पॉजिटिव चार्ज, और कंपाउंड शुड बी न्यूट्रल। जैसे कि आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नो प्रॉब्लम, कर देते हैं कि इक्विवेलेंट वेट मोलर मास दैट इज द मास ऑफ 1 मोल, तो 40 + 16 दैट इज 56, एंड पॉजिटिव चार्ज, देखिए कैल्शियम का चार्ज है +2, ऑक्सीजन का -2, कंपाउंड इज न्यूट्रल, तो पॉजिटिव चार्ज है 2, 28 ग्राम। जी हाँ, 28 ग्राम मीन्स equivalent weight of calcium oxide. 56 gram is the molecular weight and 28 gram is the equivalent weight. Molecular mass मतलब 1 mole के equivalent है, mass of 1 mole that is the molar mass, mass of 1 equivalent is called equivalent weight. तो कैल्शियम ऑक्साइड के 1 इक्विवेलेंट का वेट है 28 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड के 1 इक्विवेलेंट का वेट है 28 ग्राम, बिकॉज 1 इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट वेट। 1 मोल मीन्स मोलर मास, 1 इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड? मोलर मास अपॉन पॉजिटिव चार्ज। एक एल्यूमिनियम का +3, क्लोरीन का 1 और 3 -3, कंपाउंड न्यूट्रल। तो पूरे का मोलर मास निकाल लीजिए, 27, 71, 35.5, सो इट इज 0.5, 8 और 5 13, 1 3 10 1, so 133.5/3. This is the equivalent weight of aluminium chloride. एल्यूमिनियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट है, यानी कि एक इक्विवेलेंट का वेट है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कीजिए आप भी, क्या होगा? मोलर मास दैट इज 54 + 48, सो 12 और 102, इक्विवेलेंट वेट आ गया, मोलर मास आ गया 102। अब इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन पॉजिटिव चार्ज। देखिए एक एल्यूमिनियम का चार्ज +3 तो 2 का होगा 6, और एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का होगा -6, तो पॉजिटिव चार्ज है 6। ठीक है, सो डिवाइड भी कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 51/3, तो 17 ग्राम आ गया। तो 17 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट
एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 इक्विवेलेंट का वेट है 17 ग्राम, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल का वेट है 102, राइट। देखिए ध्यान रखिए, मोल और इक्विवेलेंट पैरेलल चलेंगे, ये आपको बार बार अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हम धीरे 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 मोल से शिफ्ट होने जा रहे हैं इक्विवेलेंट की तरफ। तो अभी मैं इसलिए बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाए कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट। सो ये तो बात हुई कंपाउंड की। जैसे सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम सल्फेट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये आ गया 46, 32 और 64, तो 2, ये आ गया 142। तो 142 और चार्ज कितना होगा, 1 सोडियम प्लस 1, 2 सोडियम का प्लस 2 और ये पूरे सल्फेट का -2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 71 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम सल्फेट इज 71 ग्राम। व्हाट डज इट मीन कि वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के एक इक्विवेलेंट का वेट है 71 ग्राम। तो ये बात हुई कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालें, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें किसी एलिमेंट का कैसे निकालें, वो देखना पड़ेगा कि इट इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। कंपाउंड है तो इसका ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर इनके अलावा कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसका वेट कैसे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। बेस है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कब निकलेंगे, जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आएगा। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दैट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल निकालते आए हैं, गिवन मास मोलर मास, इधर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अब हम बात करते हैं कि किसी एसिड का या बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है कि जो भी उसका मोलर मास है अपॉन नंबर ऑफ H आयन फर्निश, कि वो एसिड उस समय कितने H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। जैसे कि यार HCl है तो HCl का मोलर मास तो 36.5 है ही, और कितने H दे सकता है 1, तो 36.5 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, यानी कि वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज 36.5। लेकिन जब हम बात H2SO4 की करते हैं तो कभी तो ये अपना एक H देगा, कभी ये अपने 2 H भी देगा। जैसे कि अगर मैं इसकी इक्वेशन को NaOH के साथ डिस्कस करता हूं तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर भी बना सकता है, और ये कभी कभी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर भी बना सकता है। मतलब कहीं तो ये अपना एक H दे रहा है, कभी ये अपने 2 H दे रहा है। तो इसीलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H फर्निश। यहां पर देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, जो इसका मोलर मास है दैट इज द 98, मोलर मास 98 अपॉन ये कितने H पॉजिटिव लूज कर रहा है 1, तो इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 98। यहां पर देखूं अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H फर्निश, कितने H लूज किए इसने 2, तो 49 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। देखिए एसिड एक H भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, जैसे H2SO4 अपने 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। इट कैन फॉर्म सल्फेट सॉल्ट, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट। तो इन बोथ द केस इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कम्स आउट टू बी डिफरेंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का ले लेते हैं, व्हिच इज ए ट्राइबेसिक एसिड, जो कि एक ट्राइबेसिक एसिड है। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें, लाइक H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, NaOH के साथ कंबाइंड करता है एंड फॉर्म सोडियम फॉस्फेट, H3PO4 प्लस 2 NaOH। यहां इसने तीनों H लूज किए हैं, यहां पर ये अपने 2 H लूज कर रहा है, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये केवल अपना एक ही H पॉजिटिव लूज कर रहा है। तो देखिए
कहीं तो ये मोनोबेसिक, कहीं मतलब कहीं तो ये एक एचएन दे रहा है, कहीं दो, कहीं तीन। कोई एसिड मैक्सिमम कितने एचएन दे सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। देखिए ध्यान रखना है आपने, एसिड के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेसिसिटी और बेस के लिए यूज करते हैं एसिडिटी, बिकॉज एसिड क्योंकि बेस को न्यूट्रलाइज करता है इसलिए एसिड की बेसिसिटी टर्म यूज की जाती है। कितने बेस, कितने मोल्स ऑफ OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। मैक्सिमम कितने, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो तो 3 है, बिकॉज इट कैन न्यूट्रलाइज मैक्सिमम 3 मोल्स ऑफ OH माइनस। बट ये कितने एचएन लूज कर सकता है, इट कैन लूज 1H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 3H पॉजिटिव। तो इट्स इक्विवेलेंट वेट, यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ एचएन फर्निश। इसका मोलर मास है 3, 31, 64, तो इट इज 98 अपॉन 3। 98 अपॉन 3 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन दिस सिनेरियो। अब हम सेकंड की बात करें, यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 98 अपॉन में 2, क्योंकि इसने 2 एचएन लूज किए। यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 98 अपॉन 1। मींस द इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। अगर हम बात एसिड की कर रहे हैं तो कंडीशन की बात कर रही है कि वो कितने एचएन लूज कर रहा है। जैसे H2SO4 की तो एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्योंकि डाई बेसिक होता है 2 एचएन लूज करता है। तो अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ H2SO4 की इक्वेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो आप 2 लेके चाहिए कि ये 2 से डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ एचएन फर्निश। तो किसी किसी बुक में यहाँ पर बेसिसिटी भी होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि बेसिसिटी इसकी 3 है, लेकिन हमेशा 3 से डिवाइड थोड़ी होगा, तो कंडीशन तो कंडीशन हो रहा है। तो ये तो बात हुई हमने एसिड की कि भाई एक एसिड कितने H पॉजिटिव लूज कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं इसी तरह से किसी बेस की कि उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करें। ऑब्वियस सी बात है, इक्विवेलेंट वेट किसी बेस के लिए मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH आयन फर्निश, कि वो कितने OH माइनस लूज कर सकता है, उसी के बिहाफ पर हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेस का जो इक्विवेलेंट वेट होगा नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश, जैसे कि अब NaOH है वो तो एक ही एचएन लूज करता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 40 अपॉन 1, दैट इज द 40 ग्राम। यानी 40 ग्राम NaOH का मतलब 1 मोल ऑफ NaOH एंड 40 ग्राम मींस 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये 2 एचएन लूज करेगा, क्योंकि की तो इक्वेशन होती भी नहीं है, हमने देखी भी नहीं है। 34 ये 74 अपॉन 2, तो इट इज 37, मींस 37 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस 37 ग्राम। तो 37 ग्राम अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है तो इसका मतलब हमें 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। बट 74 दिया होता तो हमें 2 इक्विवेलेंट हो जाते, वो 2 इक्विवेलेंट का मतलब हो जाता फिर 1 मोल, राइट। तो ये बात हुई एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, किसी कंपाउंड का कैसे निकालें, किसी एसिड का कैसे निकालें, किसी बेस का कैसे निकालें। अब हम बात करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालें, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम कैसे कैलकुलेट करें इक्विवेलेंट वेट। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें भी। देखिए कहीं आप वैलेंसी से डिवाइड कर रहे हैं, कहीं पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, कहीं एचएन फर्निश से डिवाइड कर रहे हैं, कहीं OH आयन से कर रहे हैं। अच्छा आयंस की भी बात कर लेते हैं। आयंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, जो भी उसका मोलर मास है अपॉन में जो भी उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लाइक इट इज कार्बोनेट, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास 60, मोलर मास ऑफ कार्बोनेट इज 60 और चार्ज है 2 यूनिट, तो 30 ग्राम कार्बोनेट मींस 1 इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट। फॉस्फेट है अगर, तो फॉस्फेट के लिए कितना हो जाएगा ये 95 अपॉन में चार्ज कितना है 3 यूनिट। अमोनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो भी इसका मोलर मास है अपॉन में चार्ज इज 1। तो इस तरह से आप किसी आयन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो अब बात कर लेते हैं जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए सब्सटेंस, क्योंकि एजेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। एजेंट दूसरों के लिए काम करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। जो रिड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन में राइट। ये इंग्लिश का और याद रखिए,
ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड होते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड होते हैं। रिडक्शन इज लेफ्ट, ऑक्सीडेशन इज राइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि Cr2O7 माइनस चेंजेस टू Cr3+। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एंड दिस। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए हमें इसमें इलेक्ट्रॉन का देखना पड़ेगा, कितना इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। देखिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करना है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन है? जिन मॉलिक्यूल में जिसके एटम कम होते हैं, जनरली दैट इज द सेंट्रल मेटल। जनरली, हमेशा नहीं। तो यहाँ क्रोमियम के दो एटम है, तो इधर भी दो कर देते हैं। एटम इज बैलेंस, सेंट्रल मेटल एटम इज बैलेंस। अब नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में क्रोमियम का जब आप चार्ज निकालेंगे, जो आपने 11th क्लास में रिडॉक्स में पढ़ा होगा, एक एटम का 6 आएगा तो दो एटम का 12 आएगा। 1 एटम 6, 2 एटम 12। तो क्रोमियम के यहाँ ऑक्सीडेटिव स्टेट का मतलब होता है चार्ज, तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेटिव स्टेट है 3+। लेकिन हमने यहाँ क्रोमियम के दो एटम लिए हैं, तो यहाँ भी दो लेंगे। एक का चार्ज है 3, तो दो का हो गया 6। आप याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, इट इज ऑलवेज रिडक्शन। जब भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है, वो रिडक्शन माना जाता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका तो नेगेटिव चार्ज कम होगा और पॉजिटिव उसका बढ़ेगा। और रिडक्शन में क्योंकि वो नेगेटिव गेन करता है, तो नेगेटिव बढ़ जाता है और पॉजिटिव कम हो जाता है। तो यहां देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सो इट इज द केस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होंगे? लेफ्ट में। रिडक्शन लेफ्ट, Rl77 बस चलती है ना दिल्ली में। सो रिडक्शन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन राइट। कितना डिफरेंस! हमेशा बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। 12, 6 डिफरेंस लिया, 6 आ गया। रिडक्शन है तो लेफ्ट में। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। इक्विवेलेंट वेट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट देखिए, मोलर मास, इसका जो भी मोलर मास होगा अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। देखिए, इक्विवेलेंट वेट किसी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होगा? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल। देखिए, इसके 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। 1 मोल के लिए 6 मोल, 6 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइक्रोमेट इज, जो भी इसका व्हाटएवर इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द क्रोमियम। क्रोमियम का मोलर मास बताइए, क्रोमियम का इक्विवेलेंट वेट बताइए इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो जो भी इसका मोलर मास होगा अपॉन में, देखिए 2 मोल के लिए 6 मोल है, 2 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर आप 3 से डिवाइड कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल। 2 मोल के लिए 6 है, तो 3 मोल, 1 मोल के लिए 3 होगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए। इक्विवेलेंट वेट, जैसे कि MnO4 माइनस चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोथ द आयंस। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करना है, फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है। मैग्नीज 1 है, यहां भी 1 है। ओके, ऑक्सीडेटिव स्टेट निकालेंगे तो 7 आएगी, यहां पर 2 आ रही है। डिफरेंस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन है। डिक्रीज, जहां भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा दैट इज रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेफ्ट में ऐड, कितने? डिफरेंस के बराबर। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 1 मोल के लिए 5 है, तो जो भी इसका मोलर मास है अपॉन में 5। यहां इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास अपॉन में 5, क्योंकि इसके भी 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट कुछ भी नहीं है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बस आपको ये इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल अभी ले लेते हैं जो थोड़े से इससे बेटर भी होंगे। लाइक NH3 सपोज करो चेंज हो रहा है N2O में। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोथ द कंपाउंड। तो सबसे पहले मैंने बताया सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस कीजिए। यहां नाइट्रोजन है 2, तो यहां भी हो गए 2। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम।
अब नाइट्रोजन का चार्ज यहां पर जब आप निकालेंगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेटिव स्टेट होती है -3, एक एटम का -3, दो एटम का 6 होगा। ये है N2 नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ एक नाइट्रोजन का +1 आएगा, दो का +2 आएगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेफ्ट में कितने, डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस के बराबर। क्या करेंगे, वही करेंगे जो अब तक करते रहे हैं हमेशा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए। कुछ बच्चे जो ज्यादा प्रतिभाशाली हैं वो क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, बट यही तो प्रॉब्लम है। ठंडा करके खाइए, पूरे होशो हवास में हमें क्वेश्चन करने हैं, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया क्या होगा, मोलर मास अपॉन 8। मोलर मास अमोनिया कितना आ गया, 17/8। और नाइट्रस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकाले तो जो भी इसका मोलर मास आएगा 28 + 16, 28 + 16 दैट इज द 44। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 मोल के लिए, 8। ओहो गलत हो गया, गलत हो गया। यहां 2 मोल के लिए 8 है तो 1 मोल के लिए 4 है, सॉरी आई अपोलोजाइज। 2 मोल के लिए 8 है, 1 मोल के लिए 4। यहां 1 मोल के लिए 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल, आपको ध्यान देना है कि 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको करना है। जैसे कि ClO3 माइनस चेंजेस टू Cl2, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एंड दिस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरेट आयन। तो फर्स्ट क्या है, पहला है सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करना, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ भी 2 कर दीजिए, एटम इज बैलेंस। अब क्लोरीन का चार्ज निकालेंगे, यहाँ पे 5 आता है, एक का 5 तो 2 का 10 आएगा। देखो ना x, इसका चार्ज निकाल लेते हैं ना क्लोरीन का, x -6 -1 तो x = 5। तो 1 एटम का 5 तो 2 एटम का 10 हो गया, और ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है 0। आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज है तो फिर से ये केस रिडक्शन का आ गया। यार बार बार रिडक्शन ही आ रहा है, चलो बदलते हैं। तो 10 आ गया, तो 2 मोल के लिए है 10, तो 1 मोल के लिए 5 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, जो भी इसका मोलर मास है 35.5 + 48 83.5 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर 1 मोल, 2 मोल के लिए 10 है तो 1 मोल के लिए 5 होंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, यहां पर क्या होगा, मोलर मास 71 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल 10 है। भाई 1 मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, तो हमने किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 10 से डिवाइड करेंगे। कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर 1 मोल, आपको वो ध्यान रखने हैं। जरा कुछ केस ऑक्सीडेशन का भी लेते हैं, ऑक्सीडेशन नाराज हो जाएगा यार नहीं तो। सो जैसे केस लिया हमने, सपोज कीजिए थायोसल्फेट चेंजेस टू सल्फेट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोथ द कंपाउंड, दोनों का इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए। तो बता देते हैं, सबसे पहले सल्फर को बैलेंस कीजिए। सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहला काम ही है सेंट्रल मेटल एटम को बैलेंस करना। यहाँ सल्फर के 2 एटम है, यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2x - 6 - 2 x = +2। तो ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ सल्फर, यहाँ सल्फर के एक एटम का चार्ज 2 है तो 2 एटम का 4 आ गया ना। यहां पर निकालोगे सल्फेट में तो x - 8 - 2 x = 6, तो एक एटम का 6 है, 2 एटम का 12 होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड होते हैं, कितने, डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस के बराबर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ थायोसल्फेट क्या होगा, जो भी इसका मोलर मास है 64 and 48 2 10 और 102 इक्विवेलेंट वेट ऑफ थायोसल्फेट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इसके 1 मोल के लिए 8 है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, तो इसका जो भी मोलर मास होगा लाइक इट इज 96, तो 1 मोल के 2 मोल के लिए 8 है तो 1 मोल के लिए 4 होगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं अगर आपको ये रिडॉक्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है तो। सो कैलकुलेट कि कुछ और मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जैसे कि
Fe3O4 changes to Fe2O3. Calculate equivalent weight of both the compound. ये Fe3O4 कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में, तो बताइए इक्विवेलेंट वेट दोनों कंपाउंड का क्या होगा। तो देखिए आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम, कहीं वो 2 है कहीं वो 3 है, तो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो टू मेक इक्वल हमने एक तरफ 2 से और एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर डाला। Now the number of central metal atom is balanced both the side. तो यहाँ पर जब मैं चार्ज निकालूंगा एक सिंगल एटम का तो इट विल बी 8/3। बट हम इक्वल एटम्स की ऑक्सीडेटिव स्टेट का डिफरेंस लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक तरफ तो 1 एटम का चार्ज ले लिया, एक तरफ 2 एटम का ले लिया, ना 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 ना, ये पार्शियलिटी नहीं करनी। हमें इक्वल एटम्स की ऑक्सीडेटिव स्टेट का डिफरेंस लेना है, इक्वल एटम्स की ऑक्सीडेटिव स्टेट का डिफरेंस लेना है। और इस डिफरेंस को आप लेफ्ट में या राइट में कहां ऐड करेंगे? अगर रिडक्शन हो रहा है तो लेफ्ट में, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट में। रिडक्शन की पहचान क्या है? नेगेटिव इंक्रीज, पॉजिटिव डिक्रीज। क्योंकि रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव कम होगा। एंड ऑक्सीडेशन ऑन द अदर हैंड इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज लूज कर रहा है, तो नेगेटिव कम होगा, पॉजिटिव इंक्रीज होगा। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आखिर ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, रिडक्शन कब हो रहा है, कब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड होंगे, कब इलेक्ट्रॉन राइट में ऐड होंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो आयरन के एक एटम का चार्ज इस मॉलिक्यूल में 8/3 है, तो 6 एटम का कितना आ गया? ऑब्वियस है 16 आ गया। यहां पर Fe2O3 में आयरन के एक एटम का चार्ज 3 है, तो 6 एटम का कितना हुआ? ऑब्वियस है 18 हो गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है कितना? 2। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 56 into 3 100 this 164 232 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं? 2 मोल के लिए 2 है तो 1 मोल के लिए 1, तो 232 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस। यहां पर इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, Fe2O3 का। तो 56 यानी 112 हो गया, एंड दिस इज 48 0 दिस 160। तो 160 अपॉन में देखिए 3 मोल के लिए 2 है, तो 1 मोल के लिए 2/3, तो 2/3, 3 फिर ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3। तो ये तो हमने देखा कि इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट के लिए कैसे कैलकुलेट करें, किसी कंपाउंड के लिए कैसे कैलकुलेट करें, किसी आयन के लिए कैसे कैलकुलेट करें, किसी एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करें, किसी बेस के लिए, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और किसी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिर से, जैसे नंबर ऑफ मोल्स था गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेम वे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन, वो हमने सीख ही लिया है। तो अब हम मान के चलते हैं कि इक्विवेलेंट वेट तो अपन को आ गया, अब आ गया तो उसको अप्लाई भी कर लेते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो करते हैं कुछ और एग्जांपल अभी। तो लेते हैं प्रॉब्लम, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, लाइक जैसे नंबर ऑफ मोल्स वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग। ये हमारे को कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसके हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता था? मोलर मास अपॉन वैलेंसी करके आपने निकाल लिया किसी एलिमेंट के लिए। कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला? जो भी उसका मोलर मास है अपॉन में पॉजिटिव चार्ज करके निकाला। कोई आयन है तो उसका मोलर मास और उसका चार्ज, ये उसका इक्विवेलेंट वेट निकला। कोई एसिड था तो मोलर मास अपॉन में H आयन फर्निश, वो कितने H आयन फर्निश कर रहा है। बेस है तो कितने OH आयन फर्निश कर रहा है, मोलर मास अपॉन में OH आयन फर्निश। इसी प्रकार से आपने क्या नाम है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की, मोलर मास अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल। इस तरह से आपने अलग अलग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाला। तो हम इसको एक जनरल टर्म दे देते हैं कि कहीं ये वैलेंसी, कहीं ये पॉजिटिव, कहीं ये कुछ हो रहा है,
तो अब एक जनरल बात करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या बीमारी है ये एन फैक्टर? किसी एलिमेंट के लिए उसकी वैलेंसी है, किसी कंपाउंड के लिए उसका पॉजिटिव चार्ज है, किसी आयन के लिए उसका चार्ज है। कोई एसिड है तो कितने एच लूज कर रहा है वो उसका एन फैक्टर होगा, कोई बेस है तो कितने OH लूज कर रहा है वो उसका एन फैक्टर होगा, और किसी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है फॉर 1 मोल, दैट इज द एन फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमने जनरल बात कर ली अब कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सो अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पहले ही हमने देखा है, जैसे नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जो इसका मोलर मास है और इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 20। वैलेंसी है 2 तो गिवन मोलर मास हो गया 40 और वैलेंसी हो गई 2 डिवाइड किया 20, तो 20 इज द इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 1/5 दैट इज द 0.2। 0.2 आ गया। इधर आ जाइए, इसका पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इसका मोलर मास अपॉन में इसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव 2 तो 28। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। 10 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में इतने इक्विवेलेंट है। यहां पर आ जाइए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन में कितने HN लूज कर सकता है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो हम मैक्सिमम लेके चल लेते हैं 2, तो 49 आ गया। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, मोलर मास और कितना चार्ज है 2 तो 30 आ गया इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहां देखिए कि 10 ग्राम Cl2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोराइड। पहले तो इक्वेशन बनाइए ना यार कि क्लोराइड से आप क्लोरीन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो पहला स्टेप होता है एटम को बैलेंस करना। ये एक एटम का चार्ज -1, 2 का -2, इधर 0 है तो डिफरेंस आ गया 2। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ मोलर मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर 1 मोल 2 हो गया, दैट इज 35.5। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 10 ग्राम Cl2। यहां देखिए 40 ग्राम O2 फ्रॉम H2O। देखो H2O से आप O2 लिबरेट करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन इज द सेंट्रल मेटल एटम। बैलेंस कीजिए, इधर 2 है इधर 1 है तो ये 2 हो गया। यहाँ 1 ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन का -4, इधर 0 तो 4 आ गया। तो 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास अपॉन में 4 दैट इज 8। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो निकल गया 8 ग्राम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, 40 ग्राम O2 में गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए 5। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होगा, एलिमेंट के लिए ये, कंपाउंड के लिए, चार्ज के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग। जनरल बात करें तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कभी वैलेंसी है, कभी चार्ज है, कभी H आयन है, कभी OH है, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपने सीखा फिलहाल कि हम कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से ही आप नॉर्मेलिटी पर आएंगे हम कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कौन से इक्विवेलेंट, जो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि हमें 1 लीटर सॉल्यूशन में बताना है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट के, उससे हम उसकी नॉर्मेलिटी बता देंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नॉर्मेलिटी की तरफ। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट है बहुत स्लो चला है, अब हम नॉर्मेलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मेलिटी की बात करते हैं अब कि नॉर्मेलिटी दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट के, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी।
तो अगर VML सॉल्यूशन में हमारे पास n इक्विवेलेंट है सोल्यूट के, तो 1 ml में कितने हुए? 1 ml में हो गए इतने, और 1000 ml में कितने हो गए? क्योंकि 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, एंड दिस इज आवर नॉर्मेलिटी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू 1000, दिस इज द नॉर्मेलिटी। एंड यूनिट क्या हो सकती है? दैट इज द इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो, अगर हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो मोलारिटी को तो हमें जरूर डिस्कस करना पड़ेगा, फिर दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। तो मोलारिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखिए डिफरेंस कि कहीं इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट चलता है तो कहीं मोल का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल को मोलारिटी कहते थे, तो N/V इंटू 1000, इट वाज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। तो जरा लगे हाथों दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रेशियो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू 1000, और यहां क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इनटू 1000। उड़ा दो जो उड़ते हैं, वॉल्यूम से वॉल्यूम और 1000 से 1000 गया उड़, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए एक बार जरा फिर से इन्हें और सिंप्लीफाई कर ले। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या था? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास से गिवन मास हो गया उड़, ये आ गया मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो n फैक्टर आ गया ऊपर, तो डिचिक इंटू डिचिक हो गया। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर, राइट। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी कि इफ आउट ऑफ दीज टू एनी वन ऑफ इज गिवन, तो वी कैन कैलकुलेट अदर। अगर मोलारिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। सपोज 0.1 मोलर HCl है, तो इसका n फैक्टर 1 है बिकॉज इट कैन फर्निश 1H पॉजिटिव, तो इसकी नॉर्मेलिटी होगी 0.1। मोलारिटी को n फैक्टर से इंटू कर दीजिए, 0.1 नॉर्मल हो गया, 0.2 मोलर H2SO4, HN 2 दे सकता है, तो 0.4 नॉर्मल H2SO4 हो गया, 1/10 नॉर्मल H2SO4। तो इस बार नॉर्मेलिटी दी है तो मोलारिटी निकालने के लिए n फैक्टर से डिवाइड करो, n फैक्टर 2 है, तो 1/20 मोलर H2SO4, यानी नॉर्मेलिटी is always greater than molarity for a particular solution। तो ये तो हमने देखा कि दोनों में क्या रिलेशनशिप हो सकती है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। और क्योंकि अब हम धीरे धीरे नॉर्मेलिटी का जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है वो तो हम समझ चुके हैं, अब उसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करना है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला हमारे सामने है, अब जरा उसी को पकड़ के थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू 1000। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी दिस। अब देखिए ये है ग्राम इक्विवेलेंट, जब भी आप ग्राम से मिलीग्राम जाते हैं तो ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ग्राम इक्विवेलेंट है, इसे मिली इक्विवेलेंट में बदलना हो, मिली इक्विवेलेंट, तो 1000 से इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं तो सीधा आप नॉर्मेलिटी और जो भी वॉल्यूम उसकी ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन दैट सॉल्यूशन। तो ये अब हमने समझा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, n फैक्टर क्या होता है, किसी एसिड के लिए, बेस के लिए, एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कैसे हम n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, how equivalent weight is different from molecular mass and how normality related with molarity, the relationship between the two, and finally the concept of milli equivalent in terms of normality. So this is all about theoretically normality क्या होती है, कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।